नमस्कार, मैं अरुण सिंह आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल IDK कोचिंग कैंपस पर स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में किस प्रकार से ब्रिटिश उपनिवेशवाद की स्थापना होती है और भारत कैसे ब्रिटिश का उपनिवेश बनता है, उपनिवेशिक राज्य बनता है। इसके बारे में आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर आपको आधुनिक इतिहास के बारे में बेहतर तरीके से समझना है तो आपको ब्रिटिश उपनिवेशवाद को अच्छे से समझना पड़ेगा। जब तक इसके बारे में आप बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री को कहीं ना कहीं आप जो है अच्छे से समझ नहीं सकते। तो आगे बढ़ने से पहले हम पहले ये जानेंगे कि आखिर जो उपनिवेशवाद है ये है क्या। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि उपनिवेश का मतलब क्या होता है। फिर उपनिवेश से उपनिवेशवाद। तो इसमें होता क्या है कि जब कोई एक राष्ट्र के द्वारा किसी दूसरे राष्ट्र के किसी एक राष्ट्र के द्वारा किसी दूसरे राष्ट्र में आर्थिक गतिविधियों में या राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप किया जाता है, बस्तियां बसाई जाती हैं एक प्रकार से, है ना, तो उसको जो है उस राष्ट्र का उपनिवेश बोला जाता है। जैसे वर्तमान में देखेंगे कि पहले ब्रिटेन से जो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के उद्देश्य से कहाँ आती है, भारत आती है। ठीक है, फिर व्यापार करती है, धीरे धीरे इसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जाती है और भारत में फिर क्या करती है, रूल यानी कि शासन करने लगती है। तो धीरे धीरे क्या होता है, भारत जो है एक प्रकार से ब्रिटेन का उपनिवेश बन जाता है। ठीक है, उपनिवेश क्यों बनाया जाता है, इसके भी कई सारे कारण आपको पढ़ने को मिलेंगे। हालांकि उतना डीप में हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन उपनिवेशवाद या उपनिवेशिक राज्य बनाने के पीछे जो एक जो रीजन पढ़ने को मिलता है, एक फार्मूला है 3G फार्मूला। 3G फार्मूला बोला जाता है। इसका मतलब होता है कि फर्स्ट G का मतलब है गोल्ड यानी सोना से। सेकेंड जो G है उसका मतलब होता है ग्लोरी। ग्लोरी का मतलब होता है यश, कीर्ति, है ना, एक प्रकार से हाँ सम्मान या कह सकते हैं। और तीसरा जो आपका है उसका तात्पर्य है गॉड यानी ईश्वर से, भगवान से। ये तीन फार्मूले का मतलब ये था कि अगर किसी दूसरे राष्ट्र पर जो है पहला उद्देश्य क्या होता था, व्यापार किया जाए, व्यापार के बदले में क्या किया जाएगा, वहां से पैसा कमाया जाएगा, सोना, गोल्ड। सोना का तात्पर्य किससे है, आर्थिक मजबूती से, अर्थव्यवस्था से। दूसरा, जब यहां पर जाएंगे, यहां के लोग जाकर के जब अपने उपनिवेशिक राज्य में रहेंगे तो उनसे क्या होगा, उनका प्रतिभा, यश, कीर्ति, मान सम्मान, इन सब में वृद्धि होगी। और तीसरा क्या था, क्योंकि ये लोग ईसाई थे, ब्रिटिश जो थे, तो ये लोग क्या करते थे कि भारत में जब गए तो वहां पर जो है क्या किया, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो ये तीन फार्मूला माना जाता है उपनिवेशवाद का। हालांकि और भी कई सारे फार्मूले हैं, ठीक है, उसकी चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे। तो भारत में जब ब्रिटिश उपनिवेश की शुरुआत होती है तो आप देखेंगे कि भारत में उपनिवेश की जो शुरुआत होती है इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक रजनीपाम नाम है, रजनीपाम दत्त, इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था इंडिया टुडे। क्या नाम था, इनकी एक पुस्तक थी इंडिया टुडे। इसमें इन्होंने भारत किस प्रकार, जो भारत ब्रिटिश का उपनिवेशवाद जो बनता है उसे तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, तीन चरणों में डिवाइड किया गया है। तो आइए उसके बारे में जाना गया किस प्रकार से भारत जो है ब्रिटिश का उपनिवेशवाद बनता है। तो इसके कितने चरण है जी, तीन चरण है। प्रथम चरण की अगर हम बात करें, पहला जो आपको प्रथम चरण की अगर हम बात करें तो इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है प्लासी के युद्ध से, 1757, 1757 ईस्वी से लेकर के 1813 ईस्वी तक। ठीक है, ये जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद का जो प्रथम चरण माना गया है इसको हम पढ़ते हैं कॉमर्शियल पूंजीवाद, कैपिटलिज्म यानी वाणिज्यिक पूंजीवाद के रूप में भी इसको जाना जाता है। वाणिज्यिक पूंजीवाद, ये फर्स्ट स्टेज आपका था। वही अगर हम बात करें सेकंड स्टेज की, दूसरा जो चरण है ये माना जाता है 1813 से लेकर के 1860 ईस्वी तक, 1830 टू 1860, 1813 से 1860 ईस्वी के बीच का जो दौर होता है उसको हम पढ़ते हैं सेकंड स्टेज के रूप में। इसको कहा जाता है औद्योगिक पूंजीवाद, या इसको बोला जाता है
औद्योगिक मुक्त व्यापार, हाँ, इसी को औद्योगिक पूंजीवाद के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं थर्ड स्टेज की, यानी तीसरे चरण की। तो जो तीसरा चरण है भारत में उपनिवेशवाद का, ये 1860 से लेकर के आजादी तक, 1860 से लेकर के इसके आगे, यानी जब तक हमको आजादी नहीं मिल जाती है, इसको पढ़ा जाता है थर्ड स्टेज के रूप में। इसको हम पढ़ते हैं वित्तीय पूंजीवाद। क्या कहा जाता है इसको? वित्तीय पूंजीवाद के रूप में। ध्यान दीजिएगा, यहां से परीक्षा में कभी कोई क्वेश्चन भी आपका बन जाता है कि भारत में जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद है इसे कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो 3 पार्ट में। पहला जो पार्ट है 1757 से लेकर के 1813 ईस्वी तक, इसको जाना जाता है वाणिज्यिक पूंजीवाद के रूप में, या इसी को वाणिज्यिक चरण के रूप में जाना जाता है। दूसरा जो आपका चरण है 1813 से 1860 ईस्वी तक, इसको हम लोग पढ़ेंगे औद्योगिक मुक्त व्यापार या औद्योगिक पूंजीवाद के रूप में कहा जाता है। तीसरा जो आपका है, तीसरा चरण 1860 से लेकर के उसके आगे का, उसके पश्चात का जो भारत है, आजादी तक का भारत, उसे हम पढ़ते हैं वित्तीय पूंजीवाद के रूप में। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे प्रथम चरण की, यानी कहने का मतलब है वाणिज्यिक पूंजीवाद की बात करते हैं। ठीक है, तो वाणिज्यिक पूंजीवाद में अगर हम बात करें तो इसका क्या प्रभाव पड़ा। हालांकि आप देखेंगे कि जैसे ही प्लासी का युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध होने के बाद ब्रिटिश कंपनी का जो एक प्रकार से जो उनका मोटो था या उनका जो उद्देश्य था, वो था भारत का आर्थिक शोषण करना। क्या करना? भारत का आर्थिक शोषण करना। यही उपनिवेशवाद होता है। उपनिवेशवाद में आपकी हालांकि कई सारी परिभाषाएं बताई गई हैं, लेकिन अगर साधारण शब्दों में देखा जाए तो उपनिवेशवाद का तात्पर्य यही है कि जब किसी राष्ट्र के द्वारा किसी दूसरे राष्ट्र की आर्थिक शोषण और उसका उत्पीड़न किया जाता है। जब किसी राष्ट्र के द्वारा किसी दूसरे राष्ट्र का आर्थिक शोषण और उसका उत्पीड़न किया जाता है, उसी को उपनिवेशवाद की एक संरचना माना गया। तो यहां पर आप देखेंगे 3 प्रकार से जो है भारत में उपनिवेशवाद की शुरुआत होती है। तो सबसे फर्स्ट स्टेज की हम बात करते हैं वाणिज्यिक पूंजीवाद की। इसकी शुरुआत होती है जैसे ही प्लासी का युद्ध 1757 में आपको पढ़ाया गया, प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी के युद्ध के बाद आप देखेंगे कि जो कंपनी थी, ब्रिटिश कंपनी, जो ब्रिटिश कंपनी थी, तो इन कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार हो गया। व्यापार पर क्या हो गया? एकाधिकार हो गया। ये पहला पॉइंट वाणिज्यिक पूंजीवाद के अंतर्गत प्लासी का युद्ध लड़ा गया। उसके बाद फिर क्या हुआ? कंपनी का व्यापार पर क्या हो गया? एकाधिकार हो गया। यहीं पर दूसरा चीज आप देखेंगे कि व्यापार पर एकाधिकार को लेकर के ब्रिटिश कंपनी ने जो अन्य यूरोपीय कंपनी थी, चाहे फ्रांसीसी की हम बात करें या फिर हम डचों की बात करें, फ्रांसीसी और डचों की अगर हम बात करें तो इनके डचों के साथ आप देखेंगे ब्रिटिश कंपनी जो थी, इन्होंने युद्ध लड़ा। जैसे बेदरा का युद्ध हम पढ़ेंगे, वांडीवास का युद्ध पढ़ेंगे। बेदरा के युद्ध में जो ब्रिटिश कंपनी थी, इसने क्या किया? डचों को हराया। वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को हराया। तो कहीं न कहीं इनके साथ युद्ध हुआ और परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें विजय प्राप्त की और उसका व्यापार पर क्या हो गया? एकाधिकार हो गया। ये सब आपका जो है कमर्शियल कैपिटलिज्म है, वाणिज्यिक पूंजीवाद की शुरुआत हो रही है। फिर यहीं पर आप अगला पॉइंट देखेंगे कि होता क्या है कि ये जो ब्रिटिश कंपनी थी, इसने क्या किया? भारत में टैक्सलाइजेशन, कर या हम जिसको लगान कहते हैं, इस प्रणाली की शुरुआत हो गई। कर प्रणाली की शुरुआत कर दी गई। कहने का मतलब है कि इन्होंने क्या किया था? भारत का जो भू राजस्व की व्यवस्था थी उस पर भी अपना अधिकार कर लिया। कैसे किया? अभी आगे हम लोग पढ़ रहे हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या था? कर लगान प्रणाली की शुरुआत की गई। यहां पर एक प्रथा लाई गई थी, फार्मिंग सिस्टम। फार्मिंग सिस्टम एक प्रथा थी, इसको इजारेदारी प्रथा के नाम से भी जाना जाता था। फार्मिंग सिस्टम क्या था? हालांकि जो फार्मिंग सिस्टम लाया जाता है, यह लाया जाता है जब प्लासी के युद्ध के बाद में आप देखेंगे कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये जो 3 स्टेट थे, इन तीनों स्टेट की दीवानी ले ली जाती है। किसके द्वारा? ब्रिटिश कंपनी के द्वारा। और उसके बाद फिर देखेंगे बंगाल में द्वैध शासन लागू कर दिया जाता है, डुअल शासन। ठीक है, द्वैध शासन के बारे में पिछली क्लास में आपको पढ़ाया गया कि आखिर द्वैध शासन क्या था। ठीक है,
तो द्वैध शासन की व्यवस्था की शुरुआत कर दी जाती है। ये भी क्या होता है, एक प्रकार से 1765 1765 से 1772 ईस्वी तक चलता है, 7 साल तक। उसके बाद में असफल होता है, फिर एक नया सिस्टम लेकर के आया जाता है, फार्मिंग सिस्टम, इजेदारी प्रथा। इजेदारी प्रथा क्या थी, इसमें क्या होता था कि जो राजस्व की जो वसूली की जाती थी, उस वसूली करने के लिए जो एक प्रकार से पूरा ठेके पर दिया जाता था। किस पे दिया जाता था, जो सबसे ज्यादा बोली लगाता था उस बोली लगाने वालों को इस राजस्व, एक प्रकार से राजस्व वसूलने की जिम्मेदारी दी जाती थी। बदले में उससे जो ब्रिटिश कंपनी पैसा लेती थी। जो जितना अधिक बोली लगाता था उसको अधिकार दिया जाता था। तो इससे क्या हुआ कि किसानों की जो स्थिति थी दर बदतर होती चली गई। ठीक है, यही थी फार्मिंग सिस्टम, इजेदारी प्रथा। इसके बाद फिर आप देखेंगे कि इसके 1757 का जो प्लासी का युद्ध था, इस युद्ध के पहले जो ब्रिटिश कंपनी थी, ये भारत में अगर इनको कोई सामान खरीदना होता था, अगर भारत में इनको कोई सामान खरीदना होता था या उसको ब्रिटेन भेजना होता था, तो ये वहां से सोना चांदी लेकर के आते थे, भारत में देते थे, बदले में यहां से सामान अपने यहां यूरोप, कहने का मतलब ब्रिटेन लेकर के जाते थे। लेकिन जब राजस्व की व्यवस्था किया गई, कर यहां पर वसूलना शुरू कर दिए, तो अब किसी भी सामान को खरीदने के लिए या उसको जो है ब्रिटेन में भेजने के लिए इनको वहां से सोना चांदी मंगाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उस सामान की जो खरीदारी करते थे वो यही भारत से जो टैक्स, जो लगान वसूलते थे, इन्हीं पैसों से ही क्या करते थे, खरीदारी करते थे। तो इस प्रकार से देखेंगे कि भारत जो है, जो कि एक अमीर देश था, ये किस प्रकार से जो है गरीब बनता हुआ, निर्धन बनता हुआ चला जाता है। उसको आगे हम पढ़ेंगे, धन बहिर्गमन का सिद्धांत आगे भी आपको हम पढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि देखेंगे ब्रिटिश में पूंजी संचय का काम शुरू हुआ। यहीं के पैसे से यहीं का सामान खरीदते थे और उसको क्या करते थे, ब्रिटेन में भेजते थे। तो ये जो क्या हुआ था, ब्रिटिश में पूंजी संचय का एक प्रकार से कार्य शुरू हुआ। और यही इसका जो बहुत बड़ा सहयोग प्राप्त हुआ वो औद्योगिक, जो इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति हुई है उसमें भी इसका बहुत बड़ा सहयोग प्राप्त हुआ है। अगर देखा जाए तो उस समय की जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, ब्रिटेन का जो पूरा एक प्रकार से राष्ट्रीय आय था उसका लगभग 2% जो हिस्सा था वो भारतीय हिस्सा था, वो मतलब भारत से गया था, वो इंडियन, एक प्रकार से इंडियन पैसा था वो। ठीक है, 2% हिस्सेदारी थी भारत की ब्रिटेन की राष्ट्रीय आय में। तो ये वाणिज्यिक पूंजीवाद का एक स्वरूप था। कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार हो गया। इस एकाधिकार को लेकर के फ्रांसीसी और डचों के साथ में युद्ध लड़ा गया, जिसमें ये लोग पराजित होते हैं और इन कंपनियों के अधिकार को सीमित कर दिया जाता है। कर और लगान प्रणाली की शुरुआत होती है, फार्मिंग सिस्टम लाया जाता है, ब्रिटिश में जो है पूंजी संचय की शुरुआत होती है, जो कि कहीं ना कहीं औद्योगिक क्रांति में उसको एक प्रकार से सहायता प्राप्त होती है। अब द्वैध शासन की समाप्ति के बाद आप देखेंगे कि इसी समय जो है, जो अंग्रेज थे, इन्होंने भू राजस्व पर भी अधिकार कर लिया। क्या किया, भू राजस्व पर अधिकार प्राप्त कर लिया। किसने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इसके तहत हम लोग 3 सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला जो आपका आएगा अस्थाई बंदोबस्त, जिसे जमींदारी व्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है। यह टैक्स, भू राजस्व यानी कर वसूलने की एक व्यवस्था थी। पहले अस्थाई बंदोबस्त को लाया गया, जब यह नहीं सफल हुई तो आप देखेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था लाई गई। फिर जब यह नहीं सफल हुआ तो आप देखेंगे कि एक और व्यवस्था लाई गई थी, महालवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, तो ये भू राजस्व वसूलने की क्या थी, एक प्रकार से व्यवस्था थी। अस्थाई बंदोबस्त या इसी को जमींदारी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्या था, रैयतवाड़ी, और तीसरा क्या था, महालवाड़ी व्यवस्था थी। तो इसके बारे में हम लोग को जाना है। अब वाणिज्यिक पूंजीवाद से आप देखेंगे कि व्यापार में कंपनी को अधिकतम लाभ भी होता है। जैसे कंपनी ने क्या किया कि भारत में राजनीतिक हस्तक्षेप शुरू कर दिया। जैसे कल ही आपको पढ़ाया गया था बेलजली की सहायक संधि, ठीक है, डलहौजी का व्यक्तिगत का सिद्धांत। तो इन संधियों के माध्यम से आप देखेंगे कि जो कंपनी थी इसने भारत की राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। किस प्रकार से सतारा का विलय करते हैं, जैतपुर का विलय किया जाता है, नागपुर को झांसी, है ना, इन सबको अवध, इन सबका क्या करते हैं, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया जाता है। तो यहां से कंपनी को लाभ हुआ, पैसा कंपनी कमाती है और जो भारतीय राज्य थे उनको जो है अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना शुरू कर देती।
इसके बाद कहीं कहीं पर आप ये भी देखेंगे कि इस वाणिज्यिक पूंजीवाद के अंतर्गत जो ब्रिटिश थे, जो ब्रिटिश कंपनी थी, इसने कई सारी वस्तुओं का एक प्रकार से वस्तुओं के मूल्य पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। कहने का मतलब है कि कोई भी सामान कितने में खरीदा जाएगा, कितने में बेचा जाएगा, इसका जो मूल्य था वो भी निर्धारित किसने किया? ब्रिटिश कंपनी में। तो कम पैसे पर उसका जो है उसको खरीदा जाता था और ज्यादा पैसे में उसको बेचा जाता था। इससे देखेंगे किसानों की जो स्थिति थी वो और बदतर होती चली जाती है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी? भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग जानेंगे अस्थाई बंदोबस्त के बारे में या फिर जमींदारी व्यवस्था के बारे में। इसके बाद फिर पढ़ेंगे रैयतवाड़ी के बारे में, फिर महलवाड़ी के बारे में, फिर आगे दूसरा चरण, फिर तीसरा चरण। ठीक है, तो आइए बात किया जाए अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के बारे में जाना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के बारे में। अस्थाई बंदोबस्त या इसी को कहा जाता है जमींदारी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था या इसी को अब पढ़ेंगे इस्तमरारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये व्यवस्था क्या थी? आइए इसके बारे में समझा जाए कि जो अस्थाई बंदोबस्त कहें या फिर जो है इसको हम जमींदारी व्यवस्था या इस्तमरारी व्यवस्था कहें तो ये थी क्या? तो इसको पढ़ने से पहले कुछ चीजें समझते हैं। जैसे आपने देखा था कि बंगाल में क्या था कि जो टैक्स वसूला जाता था, वसूली की जो काम जो राजस्व वसूली का जो काम होता था वो पहले वार्षिक होता था। कहने का मतलब है वार्षिक बंदोबस्त, बंदोबस्त का तात्पर्य होता है व्यवस्था से। वार्षिक बंदोबस्त था, एक साल के लिए जो है सिस्टम लगाया जाता था कि कौन जो है टैक्स वसूलेगा, कर वसूली का काम कौन करेगा, एक साल के लिए किया जाता था। जैसे आपको पढ़ाया गया अभी इजेदारी प्रथा, इजेदारी प्रथा में ठेका है ना, ठेका दिया जाता था वो टैक्स वसूलने का, तो वो 1 ईयर का होता था। ठीक है, इसे हम वार्षिक बंदोबस्त के रूप में जानते हैं। ये होता कब था? जब रॉबर्ट क्लाइव जब गवर्नर जनरल था ब्रिटिश कंपनी का, उसके टाइम की बात है। जब क्लाइव जाते हैं, क्लाइव के बाद में हेस्टिंग्स आते हैं, वारेन हेस्टिंग्स। जब बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति होती है 1772 1772 ईस्वी में, उसके बाद में हेस्टिंग्स आते हैं। और हेस्टिंग्स करते क्या है कि जो टैक्स वसूलने का जो वार्षिक बंदोबस्त था इसको बढ़ा करके कितना कर देते हैं? 5 वर्ष कर देते हैं। कितना कर देते हैं? 5 वर्ष। उसके बाद में फिर कार्नवालिस आते हैं, लॉर्ड कार्नवालिस आते हैं और फिर ये क्या करते हैं, इस 5 वर्ष से बढ़ा करके इसको 10 वर्ष कर देते हैं। और 10 वर्ष के बाद में फिर यही आपका अस्थाई हो जाता है। इसी को हम फिर आगे पढ़ेंगे अस्थाई बंदोबस्त के रूप में यह व्यवस्था चालू हो जाती है ना। इसी को जमींदारी व्यवस्था या फिर इस्तमरारी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अस्थाई बंदोबस्त में क्या था? ये जो अस्थाई बंदोबस्त की जो व्यवस्था थी ये उस समय पूरे भारतीय राज्य, तो हम कह नहीं सकते ब्रिटिश शासन था, तो पूरे ब्रिटिश भारत के 19% यानी 19% भूभाग पर यह व्यवस्था शामिल थी। 19% भूभाग पर यह व्यवस्था शामिल थी। अब ये जो अस्थाई जो बंदोबस्त वाली व्यवस्था थी ये सबसे पहले कहां पर लागू की गई? तो सबसे पहले सर्वप्रथम इसको बंगाल में लागू किया गया था। कहां लागू किया गया? बंगाल में सर्वप्रथम इस व्यवस्था को लागू किया गया था। ठीक है, इसके बाद बंगाल के अलावा भी जो बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, यहां सब पे भी जो है ये व्यवस्था लागू की गई थी, लेकिन सबसे पहले कहां लगाई गई थी? बंगाल में। ठीक है, इसमें अच्छा ये जो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था थी इसमें होता क्या था? इसमें यह होता था कि जमींदार को जमीन का मालिक कहा गया है। जमींदार कौन होता था? ये भूमि का मालिक होता था, यह भूमि का स्वामी जो होता था वो जमींदार को माना गया। इसमें जमींदार क्या करते थे कि इनको टैक्स वसूलने का काम दिया गया, कर वसूली का काम दिया गया। ये करते क्या थे कि जितना राजस्व वसूली होता था, मान लीजिए अगर 100 रुपए हुआ, कितना हुआ? 100 रुपए अगर राजस्व के रूप में वसूला गया तो इसमें से 89 रुपए ये दिया जाएगा ब्रिटिश कंपनी को। किसके पास जाएगा? कंपनी के पास इनको जमा करना होगा, जबकि जो शेष 11 रुपए है उस 11 रुपए को जो जमींदार होते थे ये अपने पास रखते थे। ये दिया जाता था इनको कर वसूली करवाने के बदले में। जो जमींदार होते थे जो टैक्स वसूलते थे, इसके बदले में अगर 100 रुपए मान लीजिए अगर टैक्स के रूप में प्राप्त हुआ तो इसमें से 89 रुपए कंपनी में जमा करना पड़ता था, ब्रिटिश कंपनी में, जबकि
11 रुपए जो होता था वो जमींदार अपने पास रखता था। यहां पर एक बात और समझिएगा, जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि जो ब्रिटिश कंपनी थी उसको ये जो रेट था 11, आप देखेंगे लगभग 11% आपका है, तो जो लगान वसूलने की जो दर थी उस दर में अगर वृद्धि करना है तो वृद्धि करने का जो अधिकार था वो कंपनी के पास नहीं था। यानी कंपनी एक बार जो रेट फिक्स कर दी वही फिक्स होता था, उस पर जो है वृद्धि करने का अधिकार नहीं था। तो वृद्धि करने का जो अधिकार होता था वो जमींदार के पास होता था। जमींदार इस दर में वृद्धि कर सकता था, ठीक है, जबकि इनके पास में जो है कंपनी के पास में वृद्धि करने का अधिकार नहीं था, ठीक है। तो अब बात करते हैं आगे कि इसका जो कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ा या कंपनी को क्या लाभ होता है, इसके बारे में जाना जाए। तो इससे क्या होता है कि ब्रिटिश कंपनी को जो टैक्स वसूलने के लिए, देखिए अगर टैक्स वसूलना है, कर की वसूली करनी है, तो कर वसूली करने के लिए कंपनी को होता क्या था, कर्मचारी चाहिए, ठीक है, जो टैक्स वसूले। अब कर्मचारी के साथ साथ इनको जो है वेतन भी देना पड़ता था, पैसा भी देना पड़ता था उस काम के बदले में, और इसके साथ साथ समय का भी क्या होता था, नुकसान होता था, समय भी चाहिए था। तो इसे जब अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था ला दी गई कि जो राजस्व वसूलने का जो काम है वो जमींदारों को दे दिया गया, तो इससे क्या हुआ कि जो कंपनी के कर्मचारी को जो वेतन दिया जाता था इसकी भी बचत हुई और समय की भी बचत हुई। यह कंपनी को लाभ होता है, ठीक है। इसके बाद फिर दूसरा कारण क्या था, ये तो पहला था, कर वसूली के लिए कर्मचारी और समय की क्या हुई, बचत हुई। ये किसको लाभ होता है, कंपनी को, ये कंपनी का लाभ था, ठीक। इसके बाद फिर आप देखेंगे कि दूसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है कंपनी को, यह मिलता है कि जो जमींदार थे सशक्त, यानी जो मजबूत जमींदार थे, इन्होंने जमींदारों का समर्थन प्राप्त हो गया, जमींदारों का समर्थन प्राप्त हुआ। और किसको हुआ, ब्रिटिश कंपनी को। इससे कंपनी की स्थिति क्या हुई, मजबूत होती चली गई। लेकिन ये तो बेनिफिट था कंपनी को। पहला क्या हुआ कि टैक्स वसूलने के लिए जो कर्मचारी की आवश्यकता होती थी और जो समय की भी क्या हुई, एक प्रकार से बचत हुई। ये तो कंपनी का पहला लाभ था। दूसरा लाभ क्या था कि जमींदार जिनको टैक्स वसूलने का काम दिया गया था, इन्होंने जब टैक्स वसूलना स्टार्ट किया तो इससे इनको जमींदारों का समर्थन भी प्राप्त हुआ ब्रिटिश कंपनी को। अब इनको डर नहीं था कि ये विद्रोह कर सकते हैं। तीसरा जो सबसे प्रमुख कारण था वो ये था कि लगान, जो टैक्स मिलता था, जो लगान होता था, ये निश्चित होता था। कहने का मतलब है लगान जो होता था ये निश्चित होता था, मतलब निश्चित आय होती थी। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि निश्चित समय पर, अगर 1 महीने के बाद जो है टैक्स 10 तारीख को देना है तो 10 तारीख को देना ही देना है। उस समय एक सिद्धांत चलता था, सूर्यास्त का सिद्धांत। आगे हम अभी चर्चा करेंगे अगली क्लास में। सूर्यास्त का सिद्धांत होता था, उसमें यह होता था कि अगर आज के दिन आपको टैक्स देना है, अगर सूर्यास्त हो गया, आप अपना टैक्स नहीं दे पाए, तो बदले में जो आपकी जमीन होती थी उसको नीलाम कर दिया जाता था और नीलामी से जो पैसा मिलता था उससे राजस्व की या लगान की भरपाई की जाती थी। तो सबसे बड़ा जो फायदा हुआ कंपनी को यह हुआ कि निश्चित आय, यानी जो लगान फिक्स होता था। अब लगान के लिए जरूरी नहीं था कि आपकी जो भूमि है, जो खेत है, उसमें पैदावार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फसलों का उत्पादन सही रूप से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बारिश हुई कि नहीं हुई, इसका कोई मतलब नहीं था। अगर फिक्स कर दिया गया है तो उतना ही निश्चित आय उनको चाहिए और निश्चित समय पर चाहिए। तो ये 2 चीजों का सबसे बड़ा फायदा हुआ किसको, ब्रिटिश कंपनी को, ठीक है, कि निश्चित आय प्राप्त हो जाती थी और निश्चित समय पर प्राप्त हो जाती थी, ठीक है। ये 3 बेनिफिट मिले थे किसको, ब्रिटिश कंपनी को। अब आगे हम बात करते हैं कि इससे इसका प्रभाव क्या पड़ा। ये तो कंपनी को लाभ हुआ था। अब बात करते हैं कि अस्थायी जो बंदोबस्त व्यवस्था थी, इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहला जो प्रभाव था ये पड़ा कि इससे क्या हुआ कि कंपनी की आय में, पहली चीज क्या हुआ कि कंपनी की आय में कमी हुई, इनकम में। दूसरा पॉइंट, जब वसूली ज्यादा होने लगा तो जो किसान होते थे उनके पास अधिशेष भाग बचता नहीं था कि जिससे उसका प्रयोग जो है भूमि में और सुधार के लिए कर सके या उर्वरकों का इस्तेमाल कर सके। तो इससे क्या हुआ कि जो भूमि की उर्वरा शक्ति थी, भूमि की उर्वरा शक्ति, इसमें भी क्या आई, कमी आई।
तीसरा जो सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ा वो ये पड़ा कि इस व्यवस्था से जो जमींदार थे, इस जो भारत में जो ये व्यवस्था आई अस्थाई भूमि बंदोबस्त वाली, इस व्यवस्था से सबसे ज्यादा जो लाभ अगर किसी को मिला है तो जमींदार को मिला है। इस व्यवस्था से जमींदार अधिक शक्तिशाली हो गए। कहने का मतलब है इस व्यवस्था में सर्वोसर्वा कौन होता था? जमींदार होता था। जमींदार अगर चाहे तो वो किसानों पर रहम कर सकता था, अगर वो चाहे तो। अगर वो नहीं चाहता है तो अच्छा, ये भी एक बात फिक्स थी कि कंपनी जो है उसने तो रेट फिक्स कर दिया था कि हमको इतना लगान लेना है, वो उसके दर को बढ़ा नहीं सकती थी। जबकि जो जमींदार होते थे ये ज्यादा मात्रा में क्या करते, किसानों से लगान वसूलते थे। इससे क्या हुआ कि जो पूरा पैसा था वो कंपनी के पास में नहीं जाता था, आधा यही खा लेते थे। इससे जो जमींदार होते थे ये क्या हुए, अधिक शक्तिशाली होते चले गए। जमींदार को आपने देखा क्या क्या अधिकार था? पहला, दर बढ़ाने का, रेट बढ़ाने का इनके पास अधिकार था। दूसरा क्या था कि अगर कोई किसान लगान नहीं दे पा रहा है तो उसकी जमीन को बेचने का अधिकार था। उस जमीन को बेच करके उस जो लगान की भरपाई की जाए। और इनको रेहन का मतलब होता है एक प्रकार से उस पे पैसे पे रखना, है ना। जैसे कुछ पैसा लेकर के जमीन को जो है रखा जाता है, किसी को दिया जाता है, उसको रेहन बोला जाता है। रेहन रखने का भी अधिकार जमींदार के पास में था। उसके अलावा जमीन को दान देने का भी अधिकार किसके पास था? जमींदार के पास था। तो आप देखेंगे कि इसमें पूरी तरीके से जो बेनिफिट मिलता है या जो लाभ होता है वो खाली जमींदारों को होता है। यही कारण था कि ये जो व्यवस्था थी ये सही रूप से प्रभावी नहीं हो सकी, विफल हो गई। इसके विफल होने के बाद में आप देखेंगे फिर दूसरी व्यवस्था लेकर के आई जाती है जिसको हम कहते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था और फिर महालवाड़ी व्यवस्था। तो क्योंकि आज क्लास में समय नहीं है कि इसके बारे में हम चर्चा कर सकें, अगली क्लास में इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। महालवाड़ी व्यवस्था क्या थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या। देखिए यहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा डीपली आपको बताया भी नहीं गया है। बस यहीं से इतना ही क्वेश्चन बनता है कि ये व्यवस्था कहाँ पे सबसे पहले लागू की गई थी, किसने लागू किया गया था, इसका क्या उद्देश्य था, ठीक है, किस गवर्नर जनरल ने इसको लागू किया था, कितने % क्षेत्र पर लागू था, तो ये सब आपको बता दिया गया। सबसे पहले बंगाल में लागू किया गया था। ये पूरे भारतीय जो ब्रिटिश भारत का जो एरिया था उसके 19% एरिया पर लागू था, ठीक है। अब कल की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। हालांकि अभी 2 क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं फटाफट, जो पिछली क्लास में आपको पढ़ाया गया है ना। 2 क्वेश्चन लिखते हैं, आप लोगों को उसका जो है आंसर देना है। तो ये क्वेश्चन आपका है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण निम्नलिखित में से क्या था? पहला ऑप्शन है फ्रांसीसी तथा ब्रिटिश कंपनियों को द्वारा हैदराबाद और कर्नाटक के विवादास्पद उत्तराधिकारियों को समर्थन देना। ऑप्शन बी, ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच सप्तवर्षीय युद्ध। सी ऑप्शन है ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध। और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन दिया गया है, इसका 4 ऑप्शन आपको दिया गया। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही जवाब आपका है। जो सही आंसर होगा इसको जो है कमेंट बॉक्स में जाकर के आप लोग कमेंट करिएगा। देखिए प्रयास किया जा रहा है कि सप्ताह में एक दिन जो है जो भी पढ़ाया जाता है उसका क्वेश्चन तैयार करके जो है एक क्लास उसका भी दिया जाएगा, भी प्रयास किया जा रहा है। जो भी सूचना होगी इसके बारे में वो अगली क्लास में आपको दी जाएगी। समय समाप्त होता है, अपनी क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं। कल फिर आपको मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक्स।